नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म। कृषि, कारागार, शिक्षा और दिव्यांगों के लिए अहम फैसला लिया गया है। बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कृषि विभाग में संलग्न फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27 करोड़ का योगदान। दूरदर्शन के जरिए दी जाएगी शिक्षा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दी जाएगी क्लास। पुराने शिक्षकों के लिए पुनर्विचार। दिव्यांगों के लिए अनुदान राशि में वृद्धि। बड़ी जानकारी इस वक्त। दूरदर्शन के जरिए दी गई शिक्षा। स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उसमें 50% दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हुई है और इस बैठक का आयोजन मुख्य बिंदुओं के जरिए यहाँ पर किया गया था। आखिरकार किन विषयों को लेकर यहाँ खास चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी है। कैबिनेट की बैठक के फैसलों की जानकारी के बाद अगर बताएं तो महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं इस पर मोहर लगी थी। अब कृषि विभाग में 2026 से 2036 तक प्लांट्स लगाए जाएंगे जिनको सब्सिडी दी जाएगी। 91,000 किसान हैं जिनको 22,750 हेक्टेयर का बढ़ावा दिया जाएगा और एक सेक्टर पर 80% की जो सब्सिडी है वो 1 हेक्टेयर से अधिक सब्सिडी घटेगी। वहीं उत्तराखंड कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के ढांचे को का पुनर्गठन करने की बात अभी इसमें रखी गई थी। महिला प्रधान बंदी रक्षक के 2 पद हैं, उसमें महिला बंदी रक्षक के 22 पद हैं। अपर महानिरीक्षक कारागार के 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पद है, उसको जो है सर्जित करने के लिए जो है यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1872 आवास के निर्माण कार्यों में 27 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। वही देहरादून के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से एजुकेशन की वीडियो माध्यम से पढ़ सकेंगे कक्षा 1 से 5 छात्र के लिए। और ये मान्य किया गया है इसमें 8 पद सर्जित हुए हैं जिनकी लागत करीब 10 लाख से ऊपर रहेगी। वहीं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कहा गया था कि ऐसे शिक्षक 2010 जो जिनका टीटी नहीं हुआ है उनका सबका टीटी होना चाहिए, जिसके लिए सरकार द्वारा उत्तराखंड शिक्षा विभाग को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो यानी कि इस तरह के जो है 6 प्रस्ताव आए थे उनको जो है सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रभावित क्षेत्रवासियों और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग, प्रशासन अधिकारियों और संघर्ष समिति और स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत की है। प्रभावितों ने उचित मुआवजा न मिलने की समस्या रखी है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि मालिकों के तहत सभी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों के अधिकार और पीड़ा की अनदेखी नहीं होगी। बैठक में एसडीएम गौर अनिल और साथ ही साथ घबरियाल और एसडीएम सोहन सिंह सैनी और इसके अलावा बीजेपी जिला अध्यक्ष और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे।
आज जो हमारा बाईपास बन रहा है कोटद्वार का NHAI के माध्यम से, उसमें जो आपत्तियां हैं, जो दिक्कतें आम जनता को वहां पर आ रही है, जिनकी ज़मीन अधिकृत होने जा रही है, उनके साथ हमने अपनी एक अफसरों की टीम ADM साहब और SDM साहब को बैठकर उनसे बातचीत की है और ये प्रयास किया। और NHAI के भी कुछ यहाँ पर अफसर पहुँचे थे और प्रयास ये है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो उनका कष्ट है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर पाए। एक अच्छी बैठक आज हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का कॉम्पनसेशन, जिस तरह की चीज़ें हमारी जनता चाह रही है, उसको हम कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और अगली बैठक जल्द होगी जिस पर ये देखा जाएगा कि हम जो आज की बैठक हुई उस पर हम क्या किस तरह से आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। प्रदेश में नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद उठे परिवारवाद के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी में कार्यकर्ता ही अपनी मेहनत और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ता है, न किसी परिवार के नाम पर। भट्ट ने कहा है कि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चलती है और कार्यकर्ताओं को उनकी योग्यता और संगठन विस्तार में योगदान के आधार पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हम किसी परिवारवाद को पार्टी तो कार्यकर्ता काम करता है, परिवार से ही तो कार्यकर्ता निकलते हैं, लेकिन जो लगातार पार्टी के सिस्टम में काम कर रहे होते हैं उनको पार्टी आगे बढ़ाती है। तत्काल किसी व्यक्ति को पकड़कर किसी परिवार का तो पार्टी में कुछ नहीं रहा, तो हमारी पार्टी में का टैगलाइन था एक व्यक्ति एक पद, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? नहीं, देखिए, कार्य की व्यवस्था के साथ हम काम बांटते हैं। हमको लगे कार्यकर्ता की क्षमता और ज़्यादा है तो हम उसको 2 काम भी दे सकते हैं। ऐसा गुने चुने उदाहरण होते हैं और वो संगठन के विस्तार के लिए संगठन की रणनीति के साथ हमको करना पड़ता है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नवरात्र के शुभ अवसर पर कहा कि पूजन के बाद पार्टी की नई टीम काम करना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि आज राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उत्तराखंड आ रहे हैं और कल से प्रदेश परिषद की बैठकें होंगी, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ संगठन की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। भट्ट ने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और 2027 के फिटे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान, PDC मेंबर और जिला पंचायत प्रतिनिधियों को भी संगठन से जोड़ा जाएगा। आज नवरात्रि का शुभ दिवस है। पूजन के पश्चात विधिवत रूप से नई टीम काम करना प्रारंभ करेगी। आज ही हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी उत्तराखंड आ रहे हैं। लगातार कल प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक हमारी प्रदेश परिषद की बैठक है, जिसमें हमारे सभी प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री रहने वाले हैं। बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो संगठन के स्वरूप को बूथ तक पहुंचाने का है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और नकारात्मक सोच वाले लोग पेपर लीक की भ्रामक खबरें फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि हाल ही की परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद किसी शरारती तत्व ने पेपर का स्क्रीनशॉट बाहर भेजा है, जिसका भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। उनियाल ने कहा कि कठोर नकल कानून की सफलता और उसकी देश भर में हो रही प्रशंसा विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। अब तक 200 से ज्यादा नकल माफिया जेल में हैं और 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं। कुछ लोग इस तरह के भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपर आउट हुआ है, पेपर लीक हुआ है। हकीकत ये है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के 35 मिनट के बाद किसी शरारती तत्व के द्वारा उसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस तरह कहीं भेज करके ये प्रचार किया गया कि था पेपर लीक किया गया। आज जब से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया इस राज्य में, और नकल विरोधी कानून के बनने के समय करीबन 200 से ज्यादा लोगों को नकल कराने के आरोप में जेल के शिक्षकों के पीछे ले जाने का काम किया।
चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में एक दिन में करीब 1000 यात्रियों को अनुमति देने की सहमति बन पाई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यात्रा पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि सुरक्षा कारणों से बड़ी बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और छोटे वाहन धीरे धीरे अनुमति पा रहे हैं। चौहान ने बताया कि ढाबा और होटल व्यापारियों की रोजी रोटी प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री खुद चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने को लेकर चिंतित हैं। देखिए, जो प्रशासन ने अभी तक बाध्यता 500 की रखी थी, परसों ही मेरी जिलाधिकारी से इस संबंध में बैठक हुई और लगभग 1000 यात्रियों को एक दिन में जाने की परमिशन वाली बात समझो कि जा सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजर सड़क है। और हम ये नहीं कह रहे यात्रा चले, लेकिन एक ट्रायल के तौर पर बड़ी बसों को हिना के पास रोका गया है कि बड़ी बसें ना जाएं। फ़िलहाल जो हमारे छोटे टैक्सियां हैं, टेम्पो ट्रैवल, और टेम्पो ट्रैवल पे भी बैन लगा दिया था, लेकिन अब हमने कहा कि टेम्पो ट्रैवल भी खोला जाए और धीरे धीरे इसको, कि ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई हताहत ना हो। प्रशासन को हर चीज़ देखनी पड़ती है, जनता की भी, क्योंकि लोगों ने ढाबे, होके, होटल, तमाम प्रकार के लून ले रखे हैं। यात्रा पूरी तरह से बंद हो गई थी और ये कैसे अच्छे ढंग से सुचारू हो, तो इसके लिए लगातार पूरा प्रयास हमारी सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहीद लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी की पत्नी भावना गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपना काउंट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 हफ्ते बाद की तारीख तय की गई है। आतंकवादियों को ढेर करते हुए लॉन्स नायक मोहन नाथ गोस्वामी शहीद हुए थे। वहीं 10 साल के बाद भी सरकार ने शहीद की पत्नी को नौकरी नहीं दी। तो 2015 में लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने 10 आतंकवादियों को मारा और उसी दौरान वो भी शहीद हो गए। उसके बाद उनकी पत्नी को अशोक चक्र मिला और उसके बाद सिने एक्टर अक्षय कुमार ने भी आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख की एफडी उनकी बालिका के लिए की। फिर उनकी वाइफ कई जगह नौकरी के लिए मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिली, किंतु उन्हें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस कारण उन्होंने आज ये याचिका ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेश की। तो हाईकोर्ट ने इसमें काउंटर फाइल करने को कहा है और अग्रिम तिथि दी है। याचिकाकर्ता का यही कहना है कि मैं 10 साल तक भटकती रही इधर उधर, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला, तब मैं कोर्ट की शरण में आई हूँ, जहाँ से मुझे न्याय की उम्मीद है। रुड़की स्थित खजरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई कर लगभग 250 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। अब 2.5 क्विंटल पनीर और 10 कट्टे मिल्क पाउडर बरामद हुआ है। छापेमारी में 100 ml की 75 ऑक्सीटोसिन की बोतलें भी यहां पर मिली हैं। ऐसे में तहसील अधिकारी, पशु विभाग और खाद्य सुरक्षा टीम ने यह संयुक्त रूप से एक्शन लिया है। मुझे कल गोपनीय सूचना मिली कि खंजरपुर में किसी के यहाँ पनीर बनाया जा रहा है, तो उसकी तहकीकात में मेरे द्वारा प्रशासन को सूचित किया और सुबह प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए और खंजरपुर में लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद इस घर को चिन्हित कर पाए जहाँ पनीर बनाया जाता है। और ये डेयरी है, डेयरी के अंदर इनके द्वारा पनीर लगभग 2.25 कुंटल ड्रम में बरामद हुए और जिसमें पता करने पर पता चला कि यहाँ रिफाइन के 25 से 30 टीन रखे हुए हैं और साथ ही स्किम्ड मिल्क एक दूसरे बगल वाले घर में, नदीम के घर में 8 कट्टे स्किम्ड मिल्क के बरामद हुए, जिसको मौके पर सबकी रिपोर्ट बनाई गई, जिस पर प्रशासन और मेरे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विनष्ट करवाने का कार्रवाई की जा रही है। तो किसी माध्यम से जो है सूचना मिल रही थी कि ग्राम खंजरपुर में जो है अवैध रूप से पनीर का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई। वार्ता में दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि सुबह जो है कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने सुबह जब यहाँ पे पूछताछ की तो पता लगा कि यहाँ पर नदीम और ये अन्य के घर में जो है पनीर का कारोबार हमें करते हुए मिले। लगभग 2.5 कुंटल पनीर और लगभग 8 बोरे जो है कहना पाउडर
और उसमें कि जो है हमारा रिफाइंड ही हमें मौके पर बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो है कि ना नकली ही पनीर बनाया जा रहा था। बाकी जो है कि ना विभाग ने उनके सैंपल वगैरह भर के जो है कि ना लेबोरेटरी लैब के लिए भेजे जा रहे हैं। इंजेक्शन भी बरामद हुआ है, ऑक्सीटोसिन का यहाँ इंजेक्शन बरामद हुए। उसके लिए हमने जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट को बुला लिया था, डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने उसको सैंपल और क्वान्टिटी जो है कि ना करके उन्होंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं पशुपालन विभाग से हूँ, एसपी सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी। क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा मामला पाया गया है, इसमें मुझे फ़ोन से औचक सूचना मिली थी, जिसमें जो पशु हैं उनको पहुँचाने के लिए एक इंजेक्शन आता है जो प्रतिबंधित है, ऑक्सीटोसिन। वो यहाँ मौके से काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है, जिसको हमने सील कर दिया गया है। और उसके बाद जो है आगे की जो जांच की कार्रवाई है उसके लिए हम अपने उसमें भेजेंगे, विभाग से जो कार्रवाई होती है उसका। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश राय हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवेश, देखने को मिल रहा है कि त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा की तरह एक्टिव हो चुका है और अब तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। आखिरकार छापेमारी में क्या कुछ पाया गया है? जी नीचे मैं आपको बता दूं कि रुड़की स्थित खंजरपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 कुंटल नकली पनीर का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है और लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, तो इसी क्रम में जो है कई दिन से लगातार गोपनीय सूचना जो है रुड़की खाद्य विभाग को मिली को देखते हुए खाद्य विभाग ने जब आज सुबह खंजरपुर में छापेमारी करी है, तो वहां पर जो है 2.5 कुंटल लगभग नकली पनीर पाया गया है और 100 ml की 75 ऑक्सीटोसिन की बोतलें। ये जो ऑक्सीटोसिन की बोतलें हैं ये वहाँ पे जानवरों उसको गाय और भैंसों को लगाई जाती थी, जिससे वो दूध का उत्पादन जो है वो ज्यादा करते थे, जिस वजह से ज्यादा उत्पादन करने की वजह से उनको पशुओं को भी दिक्कत होती थी। और तहसील अधिकारी, पशु विभाग की और खाद्य सुरक्षा की टीमें, संयुक्त टीमें वहाँ पर मौजूद थी जिस वक्त छापेमारी की गई। और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का कहना है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए लगातार इस तरीके की छापेमारी बिल्कुल, पशुपालन विभाग भी इसमें संयुक्त रूप से गठित होकर यहाँ पर छापेमारी करने के लिए पहुंचा था। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 75 बोतलें भी ऑक्सीटोसिन की मिली हैं, जिस वजह से पशुओं को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार अब एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा? संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जो ये व्यक्ति थे, जो ये कंपनी थी जिसको जो ये नकली पनीर बनाने का कारोबार कर रहे थे, उनका नाम नदीम बताया जा रहा था। और जिस तरीके से नदीम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिसमें देखना होगा कि संबंधित जो धाराएं हैं उसमें एक तो पशुपालन की पशु को क्रूरता का भी जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके साथ साथ नकली पनीर यानी कि 2.5 कुंटल जो नकली पनीर का भंडाफोड़ था और जो प्रतिबंधित दवाइयां थी ऑक्सीटोसिन के तहत जो ये तरीके की दवाइयां थी, इसी क्रम में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है प्रवेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगभग 3 साल पहले मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था, जिसका भूमि पूजन कर कार्य को शुरू कराया गया था और 6 महीने के भीतर 20 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को किया जाना था। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ये कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बरसात के समय यहाँ पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं अब इसके दोनों ओर से मलबा और पत्थर आने के कारण वहां खड़ी मिक्सर मशीन और अन्य मशीनें मलबे में दब गई हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि 3 साल से कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जांच की मांग की जाएगी। देखिए, जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि गलोगी जो लैंडस्लाइड है वो कम से कम आज से 5 साल पहले वहाँ पे गिर चुका था। 3 साल तक तो उसमें कार्य ही नहीं हुआ और 3 साल के बाद जब उस पर कार्य हुआ, रिबन कटा, शिलान्यास हुआ, करोड़ों की 22 करोड़ की लागत से उस समय इस कार्य का प्रारंभ हुआ। आज वो बढ़ते बढ़ते जहाँ तक मेरे संज्ञान में वो 40 करोड़ का हो चुका है और अभी बीच में जो इसकी डेडलाइन थी वो 22 जून इसको कंप्लीट करने की थी। उसके बाद उसे 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया जाता है और उसमें और भी मतलब बजट बढ़ा दिया जाता है। तो वहाँ पर कार्य तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसी के दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो जाता है, फिर उसके आगे भी लैंडस्लाइड हो जाता है। तो किस तरह का कार्य हो रहा है? लोहाघाट और चंपावत की जनता को बिजली समस्या से निजात दिलाने के लिए बता दें कि डेसली में 98 करोड़ की लागत से 133 केवी के बिजली सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। पेटकुल के अभ्यंत भारत उनियाल ने बताया कि सब स्टेशन का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
उनियाल ने ये बताया कि सब स्टेशन निर्माण के बाद लोहाघाट और चंपावत की जनता को लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ तेजी से किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को भी इस ओर समय समय पर कार्य का निरीक्षण करने के लिए बुलाया जाता है। इस समय 125 बाई 33 केवी सब स्टेशन जो लोहाघाट के लिए तैयार किया जा रहा है, इसकी कीमत लगभग 98 करोड़ के है और ये जो है इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए जो है चंपावत और लोहाघाट क्षेत्र में पूरे क्षेत्र के लिए जो है जो विद्युत की लो वोल्टेज और अन्य समस्याएं जो वोल्टेज से संबंधित रहती हैं वो भी पूरी होंगी और विद्युत जो है 24 घंटे उपलब्ध होगी। कार्य की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और बाकी जो है हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा भी जो है बार-बार इसका निरीक्षण करके जो है इसके प्रति जो है संतोषजनक। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों खुशनुमा मौसम के बीच देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों के दल हरि नारायण भगवान के दर्शन को पहुंच रही हैं। श्राद्ध पक्ष के समापन होने के बाद अब शारदीय नवरात्रों के अवसर पर श्रद्धालु मां अलकनंदा नदी के तट पर अब तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही 32 पंचायत और अखंड ज्योति के दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ हर दिन 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की आमद दर्ज हो रही है और वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 13,72,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। अब 13 लाख से ज्यादा भक्त यहां बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि जब से इस तरीके के मौसम को लेकर तमाम तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जिसके चलते अब मात्र 5000 आमद ही रोजाना दर्ज की जा रही है जो बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रही है। लेकिन अब बद्रीनाथ धाम में मौसम बेहद खुशनुमा हो चुका है और इस शुद्ध वातावरण के बीच श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जीएसटी दर में कटौती को लेकर किस तरीके का आयोजन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बना रही है, क्योंकि सीधा संवाद भी यहां पर जनता से किया जा रहा है। उसी के चलते एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जहां पर अब व्यापारियों से संवाद किया जा रहा है और जीएसटी कटौती को लेकर यहां पर उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिरकार जो कस्टमर्स इस वक्त व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं, दुकानदारों के पास पहुंच रहे हैं, उनको क्या जीएसटी कटौती दर से ही लाभ पहुंच पा रहा है और किस तरीके से वो अब एमआरपी पे डिस्काउंट करके जो कि नया जीएसटी दर होगा उसके जरिए कैसे दे रहे हैं। इसी को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम यहां आयोजित है। तो जीएसटी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में राजपुर रोड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सीएम धामी ने दुकानदारों से सीधा संवाद किया है और जीएसटी दर में जो कटौती की गई है उसको लेकर यहां पर सीधे संवाद करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं सीधे दुकानदारों से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।